जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बेटे आप लोगों से बात करेंगे ब्रीडिंग प्रोग्राम्स इन द डेयरी हर्ड। टॉपिक क्या है जी? ब्रीडिंग प्रोग्राम जो है आपके डेयरी फार्म पे कैसे चलाते हैं, या आप ये कह लें कि अगर आपके पास फार्म पे 100 गाय प्रेग्नेंट करने वाली खड़ी है तो उसको किस तरीके से आप प्रेग्नेंट करेंगे। याद रखिएगा कि हमारा टारगेट ये होता है कि हमने अपने जानवरों को ब्रीडिंग सीजन में 80% से ज्यादा गब्बन करना है। अब ये ब्रीडिंग सीजन जो है ये हम कहते हैं नवंबर से शुरू कर लें और इसको अप्रैल के मिड तक हमारी कोशिश है कि 80% से ज्यादा जानवर जो है वो हम प्रेग्नेंट कर लें। इसको ब्रीडिंग विंडो कहा जाता है। याद रखिएगा कि इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मई, जून, जुलाई, अगस्त में आप ब्रीडिंग नहीं करते हो। जानवर तो हीट में आते हैं, लेकिन मसला ये है कि गर्मी की शिद्दत की वजह से जानवरों का वो कंसेप्शन नहीं आ पाता। और दूसरा, हमें चूंकि दूध की पैदावार ज्यादा चाहिए, इसलिए हम अपने ब्रीडिंग प्रोग्राम्स बनाते हैं। जो ब्रीडिंग प्रोग्राम्स हैं उसमें सबसे जो बड़ा टूल है जानवर को जल्दी प्रेग्नेंट करने का या गब्बन करने का, वो है जी सिंक्रोनाइजेशन, जिसके ऊपर हम डिटेल से लेक्चर करेंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में आपसे ये शेयर करेंगे इस लेक्चर में कि सिंक्रोनाइजेशन जो है ये क्यों की जाती है, ये है क्या, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, और लोगों के इसके बारे में जो शकूक व शुबहात हैं वो किस कदर दुरुस्त हैं और किस कदर गलत है। सिंक्रोनाइजेशन का मुराद ये है कि जानवरों को इंजेक्शन लगा के, हार्मोन्स लगा के, उनको हम एक खास पर्टिकुलर टाइम पर हीट में ले आते हैं और उनकी इंसेमिनेशन कर दी जाती है। अगर आप सिंक्रोनाइजेशन प्रोटोकॉल इस्तेमाल नहीं करते तो दो काम हो गए डेयरी फार्म पे। नंबर 1, जानवर अपनी मर्जी से हीट में आएंगे। कोई आज आ रहा है, कोई हफ्ते के बाद आ रहा है, कोई 15 दिन के बाद आ रहा है, कोई 2 महीने के बाद आ रहा है। और दूसरा प्रॉब्लम ये होगा, जब जानवर अपनी मर्जी से हीट में आ रहे होंगे तो कई सारे जानवर ऐसे भी होंगे जो हीट में आ ही नहीं रहे होंगे। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि जनाब हमें हमारी गाय को बच्चा दिया 6 महीने हो गए, साल हो गया, जानवर हमारा हीट में नहीं आ रहा। सुना है आपने? तो ऐसे जानवर को जब आप अपने ब्रीडिंग प्रोग्राम के अंदर लेके आते हो, सिंक्रोनाइजेशन के प्रोसीजर में लेके आते हो, तो आपके ज्यादातर जानवर जो हैं वो हीट में आ जाते हैं। जानवर का प्रेग्नेंट होने के लिए सबसे पहले हीट में आना जरूरी। हीट में आएगा, आप उसको इंसेमिनेट करोगे तो फिर ही जाके वो कंसेप्शन की तरफ जाएगा। और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए जो हमने टारगेट सेट किया कि हमारा 80 या 85% का टारगेट है, हमने प्रेगनेंसी लेनी है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे जानवर जल्द अज जल्द इंसेमिनेट हो जाए, उनको इंसेमिनेशन कर दी जाए, उनको टीका रख दिया जाए, उनको बीज रख दिया जाए। जितनी जल्दी आप अपने पूरे हर्ड को सीमन रखोगे उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आप अपने टारगेट के पास पहुंच जाएंगे। मिसाल के तौर पे, अगर मैंने 100 जानवरों को प्रेग्नेंट करना है और मैं नवंबर के स्टार्ट में मेहनत शुरू कर देता हूं कि मैं प्रोटोकॉल लगाने जा रहा हूं, मैं सिंक्रोनाइजेशन करने जा रहा हूं, तो मैं इंशाअल्लाह अजीज सिंक्रोनाइजेशन प्रोटोकॉल इस्तेमाल करके मैं इस चीज को एश्योर करूंगा कि 1 से 1.5 महीने के अंदर मेरी हर गाय के अंदर सीमन रख हो जाए। अगर मैं ये काम ना करूं, हो सकता है कि 3 महीने के अंदर भी मेरी सारी गायों के अंदर टीके ना रखूं, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि सारे जानवर हीट में आएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए जानवरों को टाइम पर हीट में लाने के लिए और उनको जल्द अज जल्द इंसेमिनेट करने के लिए हमें अपने ब्रीडिंग प्रोग्राम्स बनाने पड़ते हैं। याद रखिएगा, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि वो ब्रीडिंग प्रोग्राम्स कौन से हैं, कैसे डिजाइन दिए जाते हैं, वो कैसे काम करते हैं, कैसे जानवर को प्रेग्नेंट करते हैं। जितनी जल्दी हमारे जानवर सीमन उनको रख हो जाएगा, उतने ज्यादा चांसेस हैं कि हमारे एनिमल जो हैं वो प्रेगनेंसी की तरफ चले जाएंगे। और ये भी जरूरी नहीं है कि जिस जानवर को आपने एक दफा सीमन रख दिया अब वो कंफर्म प्रेग्नेंट है, ये गलत बात है। और मिसाल के तौर पे आप एक जानवर को सीमन रखते हो, कोई टीका पहले पे ठहर गया,
कोई जानवर दूसरे सीमन पे ठहर गया, कोई जानवर तीसरे सीमन पे ठहर गया, किसी को चौथा सीमन लग गया, कोई 5 पे भी नहीं ठहरा। तो इसलिए अपने टारगेट को पूरा करने के लिए हमारी कोशिश होती है कि इन 5 या 5.5 महीनों के अंदर, जिसको मैं ब्रीडिंग सीजन कह रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा इंसेमिनेशंस कर दी जाएं। जितनी ज्यादा इंसेमिनेशंस होंगी उतने ज्यादा मेरे जानवरों के प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और मैं अपने टारगेट के पास पहुंच जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्ना अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, पिछले साल जो मेरे पास सेटअप मौजूद थे, हम अपने एक सेटअप के अलावा बकाया तमाम सेटअप्स पे 80% प्लस का टारगेट का जो है ना हासिल करने में कामयाब हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। विद मैक्सिमम ऑफ 87% हमने अपने फार्म पे अचीव कर लिया था। 82, 85, 87 यहां तक हमने अपने जानवरों को प्रेग्नेंट कर लिया था। अब ये प्रोग्राम बनाने का मैं आपको फायदा बता रहा हूं, ये सिंक्रोनाइजेशन करने का मैं आपको फायदा बता रहा हूं। पहला फायदा ये कि आप अपना ब्रीडिंग टारगेट अचीव कर लेते हो, आप जल्द से जल्द जानवरों को इंसेमिनेट कर लेते हो। आपके वो जानवर जो हीट में नहीं आ रहे, आप अपने उन जानवरों को जो हीट में नहीं आते, आप उनको प्रेग्नेंट कर लेते हो, आप उनको हीट में ले आते हो। और सबसे बड़ी बात, आप अपने हर्ड में डेज ओपन काम कर लेते हो। ये बात समझने वाली है कि ये डेज ओपन क्या होते हैं। देखिए बात समझें, एक जानवर जिसने आज 1 जुलाई को बच्चा दिया, या आज डेट क्या है जी, आज 7 सितंबर है, 7 सितंबर को गाय बच्चा देती है और उसके बाद 3 महीने तक वो हीट में नहीं आती, तो इसके डेज ओपन कितने हैं जी? 3 मंथ्स। तो जितना आप सिंक्रोनाइजेशन पे फोकस करेंगे, आपके जानवरों के डेज ओपन कम होते चले जाएंगे, बजाय इसके कि आप इंतजार करते चले जाएं। आप जानवरों को आर्टिफिशियली हार्मोन्स की मदद से हीट में लेके आते हो, उनके डेज ओपन कम हो जाते हैं। जितने डेज ओपन कम होंगे उतनी प्रॉफिटेबिलिटी आपकी ज्यादा होगी, आपका प्रेगनेंसी का मार्जिन आपका बेहतर हो जाएगा। नंबर 2, आपका काविंग इंटरवल। काविंग इंटरवल क्या है? मिसाल के तौर पे एक बच्चा देने से दूसरा बच्चा देने तक का फासला, इसको हम कहते हैं काविंग इंटरवल। मिसाल के तौर पे एक गाय ने 1 जनवरी 2021 को बच्चा दिया, फिर उससे अगला बच्चा 1 जनवरी 2022 में आया, तो ये काविंग इंटरवल 1 साल का हो गया। आइडियली ये 1 साल का ही होना चाहिए कि 1 साल में एक बच्चा आना चाहिए, लेकिन ये जहां पर नंबर ऑफ एनिमल्स थोड़े हैं, 4 जानवर हैं, 5 जानवर हैं, वहां पर तो इसको 1 साल तक रखना मुमकिन है। लेकिन अगर आपके पास नंबर ऑफ एनिमल ज्यादा है, 100 एनिमल प्रेग्नेंट करना है, 500 करना है, 1000 करना है, तो फिर ये 1 साल तक अचीव करना है इसको खासा नहीं, तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि वो जानवर जो प्रेग्नेंट हो ही नहीं रहे, आमतौर पे डेयरी फार्म पे 2 से 5% तक रिपीटर होते हैं। रिपीटर से मुराद ऐसे जानवर जिनको 12 टीका रखते हो, 2 या 3 दफा से ज्यादा आपने टीका मुस्तकिल लगातार रख लिया और वो अंदर से बिल्कुल ठीक है। आप कहते हो कि मैंने बाजू डाला, मैंने जानवर को चेक किया, बच्चेदानी भी ठीक है, यूट्रस भी ठीक है, ओवरीज भी ठीक है, हीट में भी ठीक आती है, 21 दिन के बाद एवरीथिंग इज फाइन, ठहर नहीं रही। 2 से 3 दफा आप ट्राई कर चुके, लगातार नहीं ठहर रही, इनको रिपीटर्स कहते हैं। और इनकी वजह से आपका जो काविंग इंटरवल है, एक से दूसरे सूबे का जो फासला है वो आपका बढ़ता चला जाता है। वो डेयरी फार्म्स, जो ज्यादातर डेयरी फार्म्स मैं जानता हूं, उनका काविंग इंटरवल 420 से लेके 490 दिन के अंदर फिर रहा होता है। मेरे लिए वैलेटी गायों के साथ अगर आपके पास फ्रीजियन कैटल मौजूद है और आपने अपना काविंग इंटरवल 14 महीने पे अगर अपने अचीव कर लिया है, तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा है। 14 महीने से मुराद 420 दिन, होना कितना चाहिए आइडियली? 365 दिन। अब इससे जितना ऊपर चलते जाओगे उतना ही आपका ग्राफ नीचे गिरता जाएगा। अब एक फार्म है जिसका काविंग इंटरवल है 420 दिन और एक फार्म है जिसका काविंग इंटरवल है 440 दिन, 20 दिन का गैप है। ये बहुत बड़ा गैप है।
देखने में, सुनने में आपको ये कम लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत बड़ा गैप, और इस गैप को कम करने के लिए ठीक ठाक मेहनत चाहिए। तो सिंक्रोनाइजेशन या जो आपके ब्रीडिंग प्रोग्राम्स हैं, इनके जरिए आप अपना जो काविंग इंटरवल है उसको कम कर सकते हैं। अगला फायदा, जब आप सिंक्रोनाइज करते हो, मिसाल के तौर पे आपने प्रोटोकॉल लगाया, प्रोटोकॉल लगाने के बाद जानवरों को एक फिक्स टाइम पे, मिसाल के तौर पे 15 सितंबर पे एआई कर दी, या मिसाल के तौर पे मैंने इस पर प्रोटोकॉल लगाया हुआ है एक डेयरी फार्म पे 54 बफलोज को। अब जब वो 54 बफलोज जो है इंसेमिनेट होगी 12 सितंबर को, तो एक ही दिन 12 सितंबर को उनको हमने टीका रख दिया, तो आज से 10 महीने बाद वो 54 की 54 में से जितनी प्रेग्नेंट होंगी वो एक ही टाइम पे 10 दिन के आगे पीछे से बच्चा देंगी। क्यों जी? ऐसे ही है। मिसाल के तौर पे 54 में से मैं कहता हूं जी, मिसाल के तौर पे 26 ठहर गई, तो ये 26 जो है उम्मीद की जाती है आज से 10 महीने के बाद एक दूसरे के आगे पीछे 8-10 दिन के फर्क से बच्चा दे देंगी। 26 भैंसे या गायें अगर वो बच्चा दे दें, तो इसकी बात का मतलब समझे क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर भैंसे 26 बच्चा दे रही हैं, तो आपके दूध में कमोबेश 8 से 9 मन दूध का इजाफा हो जाएगा। ये थोड़ा इजाफा नहीं, ये ठीक ठाक इजाफा है। अगर आप गायों की बात कर रहे हो, तो गायें आपकी 26 बच्चा दे रही हैं, तो आप कह सकते हो 700-800 लीटर दूध, तकरीबन 18-20 मन दूध का इजाफा आपके मेन दूध के अंदर हो जाएगा। अगर मिसाल के तौर पे आपका ऑलरेडी दूध गायों का 1000 लीटर चल रहा है और आपका सूआ पड़ गया, 26 गायें मजीद बच्चा देके आ गई, तो आप 1700, 1600, 1800 तक जा सकते हो। आपका मेन जो मिल्क है वो ऐसे ऊपर जाता है, क्योंकि यक लख्त सूए एक ही टाइम पे पड़ गए। ये मेरा जाती तजुर्बा है। मेरे पास फार्म पे क्रॉस की गायें 120 थी मिल्किंग में। कितनी थी? और मैं अपनी ब्रीडिंग को प्लान इस तरह से करता था कि मेरे पास हर महीने में 10 सूए पड़े। किस तरह प्लान करते थे जी? हर महीने में 10 सूए पड़े। उन 10 सूओं की मदद से, और मैं सिंक्रोनाइज नहीं करता था, सिंक्रोनाइज नहीं करता था, तो उस 10 सूओं में मेरा दूध कभी बढ़ा नहीं। अब आप कहोगे कि यार 10 सूए बड़े हैं, 300 लीटर दूध या 400 लीटर दूध तो बढ़ना चाहिए, कभी नहीं बढ़ा। उन 10 सूओं के पड़ने से सिर्फ जो मेरा दूध था वो बराबर रहता था। अगर 120 जानवरों का दूध मेरा 1800 लीटर है और 10 सूए पड़ गए हैं, तो मेरा दूध 18, 18.5 पे ही रहता था। क्योंकि ये जो सूए तो पड़ गए, जो पिछली 120 खड़ी हैं वो भी अपने दूध की मिकदार को कम करती। जैसे जैसे लैक्टेशन लंबी होती जाएगी, दूध की मिकदार आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। तो ये सूए जो पड़ते हैं ये आपके दूध की पैदावार को बराबर रखते हैं, लेकिन जब सूआ पड़ ही 10-15 दिन के फर्क से जाए, तो फिर आपका दूध बढ़ सकता है, और सूए ज्यादा बढ़ जाएं तो दूध आपका बढ़ सकता है। जैसे मैंने आपसे अर्ज की, 80% कैटल को 5 महीने के अंदर गबन करने की कोशिश की जाती है, तो फिर ये जब बच्चे देती हैं 80% गायें, ये आज से 9 महीने बाद आने वाले 5 महीनों में यक लख्त बच्चे देंगी, और उससे दूध की पैदावार में खतर खा इजाफा होगा। अगला फायदा क्या है ब्रीडिंग प्लान में जाने का, सिंक्रोनाइज करने का, कि आपके पास जो बच्चों की क्रॉप आएगी यूनिफॉर्म होगी। आप सेक्शन बना सकते हो कि यार ये मेरे पास जो बच्चे खड़े हैं, ये 30 बच्चे हैं, इनकी उम्र जो है कमोबेश 20 से 30 दिन है, ग्रुप बन गया। ये जो बच्चे हैं इनकी उम्र जो है 1 से 2 महीने है, इनकी तादाद 40 है, ग्रुप बन गया। जब आप प्लान में नहीं होते, ब्रीडिंग प्लान में नहीं होते, तितर बितर इंसेमिनेशन करते हो, कभी आज कर दी, कभी 4 दिन बाद कर दी, हफ्ते बाद कर दी, तो आपके पास यूनिफॉर्म जो ग्रुप्स हैं काफ के, वो बनाने मुश्किल हो जाते हैं। आपके लिए काफ मैनेजमेंट भी उस तरह से आसान नहीं रहती। तो जब आपके पास एक ही टाइम पे बच्चे पड़ते हैं, एक ही टाइम पे सूआ पड़ता है, तो आपके लिए काफ क्रॉप को मैनेज करना आसान हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, बाज़ औक़ात जानवर बच्चा देते हैं, किसी वजह से उस जानवर का जो क्लोस्ट्रम है वो नहीं होता या खराब होता है मेस्टाइटिस की वजह से,
अगर आपके पास सूए ज्यादा पड़ रहे हैं तो आप किसी और जानवर का कोलोस्ट्रम लेके भी उस बच्चे को पिला सकते हो। वैसे मैं रिकमेंड करता हूं कि आपके पास डेयरी फार्म पे जो वोला है या जिसको कोलोस्ट्रम कहते हैं, वो 4 से 5 लीटर आपको चाहिए कि आप हमेशा फ्रीज करके रखें, ताकि अगर किसी भी टाइम पे कोई जानवर बच्चा दे दे और बच्चा देने के बाद वो पता लगेगी कि इससे नीचे वोला नहीं है या मेस्टाइटिस है, वोला पिलाने के लायक नहीं है, या वोले में ब्लड बहुत ज्यादा आ रहा है, तो आपने ये जो वोला फ्रिज में संभाल के रखा हुआ है फ्रीजर में, इसको निकालें, थॉ करें और बच्चे को पिला दें। याद रखिएगा, वोले को निकाल के कभी भी बर्तन में डाल के इसको डायरेक्ट हीट नहीं देनी, ये फट जाएगा। पता है इस बात का? ये फट जाएगा। आपने हमेशा वोले को निकालना है, पानी को उबालना है, उस पानी के अंदर पैकेट के साथ ही इस वोले को रख दें, जिसको आप थाइंग बोलते हो। जैसे ही वो अंदर से उसका टेम्परेचर 37 होगा, आपने बच्चे को वो निकाल के पिला देना। उसकी जो इम्यूनिटी है वो उसकी सेट रहेगी। मेरी बात समझ गए? तो सिंक्रोनाइजेशन करने से आपको यूनिफॉर्म जो है काफ क्रॉप जो है वो आपको मिलती है। इसका अगला फायदा ये है कि सिंक्रोनाइजेशन करने की मदद से आपके फार्म पे नंबर ऑफ काउज ओपन की तादाद कम हो जाती है। जैसे मैंने आपसे अर्ज किया, हमारा टारगेट ये है 80% गायों को गबन करना है, तो 20% गायें ऐसी होती हैं फार्म पे जो अभी भी खाली हैं। जब आप ब्रीडिंग प्लान पे जाते हो, सिंक्रोनाइजेशन करते हो, तो आपके फार्म पे प्रेगनेंसी जो है वो बढ़ती चली जाती है। जो काउज ओपन है, नॉन प्रेग्नेंट है, उनकी तादाद आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाती है और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बढ़ती है, फार्म का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है, फार्म के एसेट्स बढ़ते हैं, फार्म पे बच्चों की तादाद बढ़ती है, अल्टीमेटली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात यह, आजकल मसला यह है कि फार्म्स पे दूध देने वाले और वो जानवर जो दूध नहीं दे रहे, नॉन मिल्किंग, उनकी तादाद का बड़ा फर्क है। एक फार्म मैंने विजिट किया, वहां पे 55 जानवर थे टोटल, दूध देने वाले सिर्फ 12 थे, बाकी जो है 40-42 जो है खाने वाले। डॉक्टर साहब, तो होना क्या चाहिए? आज की महंगाई में हम कहते हैं कि एक कमाई करने वाला हो और एक उसके अलावा खाने वाला हो। अगर 26 मिल्किंग में है तो 52 टोटल होने चाहिए, इखराजात मीट करने आसान होंगे। और इस अपनी तादाद को मिल्किंग में बराबर रखने के लिए या 50% से ऊपर जाने के लिए आपको डेफिनेटली जो है वो सिंक्रोनाइजेशन के टूल पे आना ही पड़ेगा। इसी तरह बच्चियां प्यूबर्टी अचीव कर लेती हैं, बॉडी वेट पूरा कर लेती हैं, साइज पूरा कर लेती हैं, हाइट पूरा कर लेती हैं, वजन पूरा कर लेती हैं, कंप्लेंट क्या है जी? सिर्फ बोलती नहीं है। हमारे पास भी ऐसी बछड़ियां काफी होती हैं जो इतना कुछ करने के बाद भी हीट में नहीं आती। हम उनको प्रोटोकॉल लगाते हैं, 95% कवर हो जाती है, हमारा टाइम बच जाता है। अब तो फार्म पे रूटीन है कि वेट किया, अच्छा जी इसका वजन 350 किलो हो गया, हाइट 4.25 फुट हो गई, चलो जी उठाओ इसको, ग्रुप में लगाओ, प्रोटोकॉल लगाओ, सिंक्रोनाइज करो, इसको गबन करो, अल्लाह तो खैर चला। इंतजार नहीं किया जाता, बस अंदर से प्यूबर्टी के साइन देखो, अंदर यूट्रस का साइज पूरा है, ओवरी का साइज पूरा है, प्रोटोकॉल लगाओ, गबन करो, जान छुड़ाओ। तो ये सारे के सारे एडवांटेज देने के लिए आपको सिंक्रोनाइजेशन पे भी जाना ही पड़ेगा, आपको ब्रीडिंग प्लान्स पे जाना ही पड़ेगा। अब याद रखें कि आप सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए कौन से जानवर को पसंद करते हो कि यार इसको सिंक्रोनाइज कर लें, इसको ना करें। याद रखें कि वो जानवर जो सिंक्रोनाइज करने हैं सबको नहीं कर सकते आप, कि मुंह उठा के चले जाओ, कहो अच्छा जी खाली कितनी है जी? खाली है जी 100 की 100 को प्रोटोकॉल में डाल दो, ऐसे नहीं होगा। आपको देखना है कि एलिजिबल कैंडिडेट्स कौन से हैं। जैसे अब सारे मेडिकल के स्टूडेंट तो नहीं ना अप्लाई कर सकते यहां पे, उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि एफएससी मेडिकल के साथ इतने नंबरों के साथ होगी तो अप्लाई करोगे, ये एलिजिबल कैंडिडेट है ना। इसलिए अगर आपने फार्म पे सिंक्रोनाइजेशन करनी है तो कौन सा जानवर होना चाहिए? नंबर 1, ऐसा जानवर जिसको बच्चा दिए 50 दिन का टाइम हो जाए
आप उसको सिंक्रोनाइज कर सकते हो। बच्चा दिए 50 दिन का टाइम हो जाए, इसको कहते हैं वॉलंटरी वेटिंग पीरियड, कि ऐसा पीरियड जिसमें अगर जानवर हीट शो कर भी दे तो हम इंसेमिनेट नहीं करते, हम इंतजार करते हैं। बच्चा देने के 20 या 25 दिन के बाद जानवर हीट में आ गया, अमूमी तौर पे हम फार्म्स पे ऐसे जानवर को मिस कर देते हैं, इंसेमिनेशन है नहीं करते। इसको कहते हैं वॉलंटरी वेटिंग पीरियड। ये कुछ फार्म्स पे 45 डेज का है, कुछ पे 55 डेज का है, कुछ पे 50 दिन का है। तो मेरे लिए सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए मैं आपसे एडवाइस करूंगा कि जानवर को बच्चा दिए हुए कम से कम 50 दिन हो जाए, ताकि इंसेमिनेशन जो है उसकी जब भी सिंक्रोनाइज करें 50 दिन के बाद हो रही हो। इंसेमिनेशन कब हो रही हो जी? बच्चा देने के 50 दिन के बाद हो रही हो। तो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये हो गया। नंबर 2, जानवर अंदर से साफ सुथरा होना चाहिए। अब जानवर की यूट्रस में इन्फेक्शन हो, बच्चे का नहीं खराब हो, ऐसे जानवर को सिंक्रोनाइज नहीं करना, वरना रिजल्ट नहीं आएगा। नंबर 3, ऐसा जानवर जिसकी ओवरीज का साइज छोटा हो। कई सारे जानवर जो दूध बेतहाशा देते हैं, खुराक पूरी नहीं होती, मिनरल सप्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं है, उनकी ओवरीज का साइज छोटा हो जाता है, एट्रोफिड ओवरीज का मसला बन जाता है। ऐसा जानवर भी सिंक्रोनाइज नहीं करोगे तो सिर्फ हार्मोन का खर्चा होगा, रिजल्ट जानवर हीट में नहीं आएगा। बात समझ में भैया? ये अगला क्राइटेरिया है कि एनिमल जो है वो हेल्थी होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस उसकी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसकी अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद वो जानवर जो हीफर है, और मैं हीफर की बात करूं तो प्योर ब्रीड की मैं बात कर लेते हैं, क्योंकि जमाना ही प्योर ब्रीड का चल रहा है। वलैती बच्ची का कद 4.25 फुट, मतलब तकरीबन 52 इंच, वेट 350, और उसकी उम्र 10 से 11 महीने। जब हो जाए सिंक्रोनाइज कर दो। अब एक बछड़ी है, आप कहते हैं यार इसकी उम्र ही 7-8 महीने है, इसको सिंक्रोनाइज कर दे, नहीं करेंगे। नो, 10 से 11 महीने उम्र, 350 किलो बॉडी वेट से ऊपर जाके इंसेमिनेट करेंगे, उससे नीचे इंसेमिनेट नहीं करेंगे। और ये डिपेंड करता है प्रोटोकॉल कौन सा लगा रहे हो। मिसाल के तौर पे मैं बच्चियों में 26 दिन का प्रोटोकॉल लगाता हूं, अभी आपसे डिस्कस करूंगा अगले लेक्चर में। अब बच्ची रोज का वेट गेन कर रही है 900 ग्राम 1 kg। आज जब मैं प्रोटोकॉल लगा रहा हूं, इसका 330 किलो बॉडी वेट है, तो ऑटोमेटिकली 26 दिन के बाद ये 350 किलो से ऊपर हो जाएगी। तो ठीक है, इसको 350 किलो से ऊपर रख हो जाएगा। इसका मतलब कि ये भी मेरा एलिजिबल कैंडिडेट है। मेरी बात समझ गया? अब प्रॉब्लम ये है, लोग कहते हैं कि यार हार्मोन लगा के आप नेचुरल लाइफ को हिंडर करते हो, इससे जानवर खराब हो जाता है, दोबारा जानवर खुद से हीट में नहीं आता। इस किस्म के मसाइल जो हैं, लोग इस किस्म की बातें करते हैं, सब गलत है। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं 13.5 साल से कर रहा हूं और अब तो इसके बगैर गुजारा ही नहीं है, क्योंकि टारगेट्स होते हैं कि फटाफट गब्बन करो, प्रेग्नेंट करो, प्रेग्नेंट करो, प्रेग्नेंट करो। तो ये गलत बात है कि जानवर दोबारा नेचुरल हीट में नहीं आता, ये गलत बात है, बिल्कुल इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। आपके जितने बड़े फार्म है, कॉर्पोरेट सेक्टर जितना भी है, कमर्शियल सेक्टर जितना भी है, सारे सिंक्रोनाइज कर रहे हैं और अपने जानवरों को प्रेग्नेंट करके अपना टारगेट अचीव कर रहे हैं। अगर वो सिंक्रोनाइजेशन पे नहीं जाते तो टारगेट अचीव नहीं होता। इसलिए अपना टारगेट अचीव करने के लिए, ब्रीडिंग रिजल्ट्स को लेने के लिए, और जो इतने सारे एडवांटेज मैंने आपको बताए हैं, सबको लेने के लिए आपको अपने जानवरों को टाइम पर सिंक्रोनाइज करना होगा, ताकि अपने ब्रीडिंग रिजल्ट्स जो हैं ब्रीडिंग सीजन के अंदर आप पूरे तौर पे अच्छे तरीके से हासिल कर सकें। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आपको बताएंगे हमारे पास वो कौन कौन से प्लान है, ब्रीडिंग प्लान्स कौन कौन से हैं जिनके तहत हम अपने जानवरों को गब्बन करते हैं। कोई सवाल आपका? एनीथिंग? अच्छा, आप कह रहे हैं कि हार्मोन लगा के इंसेमिनेशन की जगह पे हम बच्चे से मेटिंग करवा दें। बिल्कुल करवा सकते हैं, लेकिन बात यह है कि हम जब फार्म पे सिंक्रोनाइज करते हैं ना डॉक्टर साहब, तो 25 का ग्रुप कर रहे हैं, 30 का ग्रुप कर रहे हैं, 40 का ग्रुप कर रहे हैं। आपके ख्याल में अगर फार्म पे 2 बच्चे मौजूद हैं, क्या वो इस काबिल होंगे कि 40 को मेट कर दें? जवाब है नहीं। सवाल नंबर 2, जो आपके फार्म पे बच्चा है, क्या वो प्रूवन है? क्या वो प्रूवन है?
जवाब है नहीं। जो सीमन में इस्तेमाल कर रहा हूं वो या तो जीनोमिक बुल का है या वो प्रूवन बुल का है। और मैंने अगर अपनी नस्ल को इंप्रूव करना है, आगे से आगे बेहतर से बेहतर से बेहतर नस्ल लेनी है, तो याद रखिए उसका सिंपल हल क्या है, इंसेमिनेशन विद प्रूवन सीमन विद जीनोमिक बुल। ये जो बच्चे हैं ना डॉक्टर साहब, ये इसीलिए रखे जाते हैं फार्म पे, अगर कोई गाय आपकी सीमन पे नहीं ठहर रही तो उसको फिर बच्चे के हवाले कर दिया जाता है। अगर आपने फार्म पे अपनी नस्ल को इंप्रूव करना है और स्पीड से करना है, वच्छा इज नॉट द सॉल्यूशन, आपको सीमन पे जाना पड़ेगा भाई। ठीक है जी। जी और कोई सवाल? हाँ बेटे, जो है ना जी कंसेप्शन रेट डेफिनेटली बुल का ज्यादा होगा, डेफिनेटली ज्यादा होगा। अगर आप टाइम पे बुल से मेटिंग करवाते हो तो पीटर को क्यों बुल के हवाले करते हैं? जो गाय सीमन पे नहीं ठहरती बुल के हवाले इसीलिए की जाती है ना, जब वो सीमन देता है, इजैकुलेशन करता है, तो उसमें स्पर्म कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, 1 से 2 बिलियन पर ml होती है। अगर वो 4 से 5 ml भी इजैकुलेट देता है तो तकरीबन 7 से 8 बिलियन वो स्पर्म फीमेल ट्रैक में छोड़ के आता है। और हम सीमन जो 100 रखते हैं उसमें कितना होता है? 10 मिलियन। और जो सेक्स सीमन है वो कितना है? 2 से 4 मिलियन। और अगले आपके सवाल का जवाब कि बच्चे से जब मेटिंग करवाते हो तो हम सेक्स को कंट्रोल नहीं कर सकते कि बच्ची ही पैदा हो, जबकि फार्म पे जब हम सीमन रखते हैं तो सेक्स सीमन का इस्तेमाल करके हम बच्चियों में तो रखते ही सेक्स सीमन है ताकि ये बच्ची कल को बच्ची ही पैदा करे। 90% पैदा होने वाले बच्चे बच्चियां हों तो फार्म की तादाद बढ़ती है। तो ये सारी वजूहात है जिसकी बुनियाद पे हमें सीमन पे जाना पड़ता है। वो ज्यादा फर्क नहीं है। अगर आपके सीमन की क्वालिटी अच्छी है तो फिर बुल का और सीमन का ज्यादा फर्क आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए हम सीमन को चेक करके क्वालिटी पैरामीटर्स को कंट्रोल करके इस्तेमाल करते हैं। जी ये छोटे रिमिनेंट्स में भी स्मॉल रिमिनेंट्स में आप बकरियों में, भेड़ों में भी प्रोटोकॉल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। उनके अंदर भी सिंक्रोनाइजेशन की जाती है, उनको भी आप इस तरह से गबन कर सकते हैं। जी दैट्स ऑल। चलें ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।